Good morning, students. Today's class we are going to discuss on tense. आज की क्लास में हम टेंस पर बात करने वाले हैं। ये बेसिकली आपके सिलेबस का भी पार्ट है, यानी स्पेशली ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। इट इज़ फॉर बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। मैं दोनों ही भाषाओं में इस टॉपिक पर चर्चा करूंगा। जो हिंदी वाले छात्र हैं वो हिंदी मीडियम से लिख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे। तो नाउ लेट अस डिस्कस ऑन टेंस। आज का जो टॉपिक है वो है अपना टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टेंस क्या है। टेंस, व्हाट इज टेंस? हम टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम 6th क्लास में भी पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, और जब आप कंपटीशन में चले जाते हैं तो कंपटीशन में भी ये पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो टेंस की जब डेफिनेशन की बात की जाएगी तो टेंस का मतलब होता है काल। सबसे पहले मैं हिंदी में बात करूं तो टेंस का मतलब काल होता है, और काल को आप कहते हैं हिंदी में। अच्छा, इसके समान ही एक दूसरा शब्द और आता है जिसको आप कहते हैं टाइम, और टाइम का मतलब होता है समय। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब टेंस की बात होती है तो टेंस इज, हिंदी में इसको हम काल कहते हैं। टाइम का मतलब भी समय या काल ही होता है। देन अब क्वेश्चन ये आया कि टेंस और टाइम क्या ये दोनों ही एक ही चीज होती हैं, और बोथ आर द डिफरेंट, या ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं? और यदि दोनों समान हैं, यदि टेंस और टाइम दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो कैन वी यूज टेंस फॉर टाइम या टाइम फॉर टेंस? तो क्या हम टेंस के लिए टाइम यूज कर सकते हैं? क्या टाइम के लिए टेंस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? यदि ये अलग अलग हैं तो फिर व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेंस और टाइम? फिर यदि ये दोनों शब्द अलग अलग हैं तो इन दोनों में क्या अंतर है, आज उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जब हम टेंस की बात करते हैं तो ये टेंस जो शब्द होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम, ये समय से अलग होता है। टेंस क्या है? देखिए, टेंस जो होता है वो एक क्रिया का फॉर्म होता है। टेंस, यदि इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या है? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ये किसी क्रिया का फॉर्म होता है। अब हम कहेंगे कि जब ये क्रिया का फॉर्म है तो इसका समय से क्या संबंध है? टेंस को हमने काल या समय क्यों कहा? जब हम क्रिया के फॉर्म की ही बात कर रहे हैं तो इसका समय से क्या संबंध है? तो देखिए, इसकी जो पूरी डेफिनेशन ये होती है कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट टाइम ऑफ एक्शन, विच डिनोट टाइम ऑफ एक्शन। यहां से कॉन्सेप्ट को समझना। टेंस क्या है? टेंस होता है किसी भी क्रिया का एक फॉर्म। अब जैसे पिछली एक क्लास आपने, मेरी एक वीडियो मैंने एक्जुलरी वर्ब पर दी थी, यानी सहायक क्रियाओं पर मेरा एक वीडियो आया था, और इस वीडियो में मैंने आपको टेंसों की फॉर्मेशन समझाई थी कि टेंस किस प्रकार से बनते हैं। तो वहां पर सारे टेंसों का फॉर्मेशन दिया गया था। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से
आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने कहा आई टॉट यू ए लेसन, मैंने तुमको एक पाठ पढ़ाया। अब देखिए इस वाक्य में जब हम देख रहे हैं तो इस वाक्य में हम टेंस की पहचान करते हैं। हम लोग आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है, तो टेंस की पहचान कहां से होती है, तो टेंस की पहचान होगी वर्ब से। भाई टेंस की पहचान किससे की हमने? इस वाक्य में मैंने देखा मैंने कहा कि टॉट, तो यहां पर टेंस की पहचान आपने किससे की, तो यहां टेंस की जो आप पहचान कर रहे हैं वो टॉट से की गई है, क्योंकि ये क्या है, टॉट है क्रिया का सेकंड फॉर्म, टीच का सेकंड फॉर्म है। और जैसे ही आपने टीच का सेकंड फॉर्म देखा तो सेकंड फॉर्म को देख करके हमको पता लग गया कि यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये सेकंड फॉर्म किसको दिखाता है, ये पास्ट इंडेफिनिट को संकेत करेगा। बात समझ में आ गई? अब मान लो बैक इस प्रकार से पूछा जाता है कि सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग जब आपने बोला तो यहां पर हम टेंस की बात करें कि इसमें टेंस कौन सा है। तो बेटा देखो, रटने वाली चीज छोड़िए, कॉन्सेप्ट समझिए। यहां पर हम बात कर रहे हैं वॉज, और वॉज के साथ में आ रहा है आईएनजी फॉर्म। यदि हम यहां बात कर रहे हैं तो ये सेकंड फॉर्म होता है, और यहां पर दिया हुआ है क्रिया का आईएनजी फॉर्म। इस वाक्य में क्रिया के दो फॉर्म दे रखे हैं, एक तो वॉज है। अब वॉज क्रिया का सेकंड फॉर्म कैसे है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बी क्रिया होती है बी, इस बी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म बनता है एज एम आर, और सेकंड फॉर्म बनता है वॉज और वर, इसका थर्ड फॉर्म बनता है बीन। तो बताओ वॉज कौन सा फॉर्म हुआ, तो वॉज हो गया आपका सेकंड फॉर्म। इधर सिंगिंग में आईएनजी लगा हुआ है तो यहां हो गया आपका आईएनजी फॉर्म। तो बताइए यहां पर क्रिया कौन सी आ रही है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म। अब आपको पता है कि जो सेकंड फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म तो पास्ट है, और आईएनजी फॉर्म जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो बताओ इस टेंस में इस वाक्य में हमने टेंस की जो पहचान की है वो किससे की है? इस वाक्य में जब हमने टेंस की पहचान करते हैं तो वो क्रिया से करते हैं। तो किसी भी वाक्य में जो टेंस की पहचान की जाती है वो उसकी क्रिया के फॉर्म के आधार पर की जाती है। और देखिए बैक एग्जाम्पल और देखिए, जिन बच्चों ने एक्जुलरी वर्ब पर जो वीडियो देख लिया है वो टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो टेंस रटने वाली चीज है, आप रटेंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो रटने का कुछ नहीं है, टेंस के अंदर सब कुछ कॉन्सेप्ट है। और देखिए तीसरा राधा had gone to market। अब यहां देखिए, अब आपसे पूछ रहा हूं मैं कि इस वाक्य में टेंस कौन सा है। तो जब इस वाक्य में टेंस की बात करेंगे तो यहां पर एक वर्ब आई हुई है हैड, और हैड के बाद में दूसरी फॉर्म है आपकी गॉन। अब आपको मैंने कल पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि एक तरफ एक हैव भी सहायक क्रिया होती है जिसका फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव बनता है जिसका सेकंड फॉर्म हेड बनता है, और तीसरा फॉर्म भी उसका हेड बनता है। अब यहां देखें हम तो बताओ सेकंड, ये हेड जो है ये हेड है यहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म। इधर गौण जो है ये है क्रिया का तीसरा फॉर्म। तो बताओ इस वाक्य में दो क्रियाएं आ रही हैं, एक तो सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या बता रहे हैं कि सेकंड तो बता रहा है कि इस वाक्य में पास्ट आया हुआ है,
इधर ये थर्ड फॉर्म इस बात को दिखा रहा है कि यहां पर जो टेंस आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है। तो बात ये हो गई कि यहां सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो टेंस की बताओ डेफिनेशन क्या हुई? टेंस की डेफिनेशन होती है कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे किसी घटना के समय का बोध हो जाता है, विच डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम जो दिखा देता है। जैसे यहां कहा कि आई टॉट यू ए लेसन, मैंने तुमको एक पाठ पढ़ाया, सेकंड फॉर्म है, और सेकंड क्या दिखा रहा है कि वो पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में हमको क्या जानकारी मिलती है कि कोई काम भूतकाल में हुआ। यहां देखिए, यहां सेकंड फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म आ रहा है जो पास्ट कंटिन्यूअस का घोतक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस क्या दिखाता है कि कोई भी काम वर्तमान भूतकाल में लगातार चल रहा था। यहां देखिए हेड के साथ में क्रिया की तीसरी फॉर्म दे रखी है, मतलब सेकंड फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये किसका संकेत दे रहा है कि यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है कि कोई भी काम भूतकाल में पूर्ण हो चुका था। और देखिए एक एग्जाम्पल और आपको बता देता हूं, जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब आपसे पूछूं कि इस वाक्य में कौन सा टेंस आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम इसकी क्रियाओं की बात कर लेते हैं। हैव जो दिया गया है, एक यहां पर बीन दिया गया है, और बीन के बाद में एक क्रिया आपको दी गई है प्लेइंग। तो बेटा देखिए यहां पर कितनी क्रियाएं आ रही हैं, 3 क्रियाएं आ रही हैं। कौन कौन से फॉर्मों की बात करें, तो देखिए हैव जो है वो क्रिया का पहला फॉर्म है। अभी मैंने बताया था कि हैव का पहला फॉर्म हैज है बनता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म। बीन जो है आपका क्रिया का तीसरा फॉर्म है। आईएनजी जो है वो क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है, प्लेइंग। अब यहां पर देखिए मैंने आपको समझाया था कि जो क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी क्रिया का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट का संकेत करता है कि वो प्रेजेंट है। जहां पर भी क्रिया की आपको पहली फॉर्म दिखती है समझ लीजिए वहां प्रेजेंट जरूर होगा। जहां पर भी हमको क्रिया की सेकंड फॉर्म दिखती है तो समझ लेना कि वहां पर पास्ट जरूर होगा और कुछ हो ना हो। यदि क्रिया के साथ में आईएनजी जुड़ा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वहां पर टेंस कंटिन्यूअस जरूर होगा, और यदि क्रिया की तीसरी फॉर्म आ रही है तो आपको समझ जाना है कि वहां पर परफेक्ट टेंस तो निश्चित ही होगा। ठीक है, अब बेटा आ जाओ कंसेप्ट पर। हैव कौन सी फॉर्म है बताओ, तो हैव एक क्रिया की पहली फॉर्म। ठीक है, बीन कौन सी फॉर्म है, तो देखो ये बी क्रिया की तीसरी फॉर्म है। प्लेइंग कौन सी फॉर्म है, ये प्ले का आईएनजी फॉर्म है। इस प्रकार से इस टेंस का हमको पता लगता है कि पहला जो फॉर्म होता है वो किसका संकेत कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इसने क्या संकेत किया है, इसने किया है तीसरी फॉर्म ने ये संकेत किया है कि इसमें परफेक्ट आ रहा है। इसके बाद में आईएनजी फॉर्म जो है, ये आईएनजी फॉर्म किसको संकेत कर रहा है, वो कह रहा है कि इसमें कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो इस प्रकार से इस टेंस का निर्माण हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बताओ किसी भी टेंस की, अब ये सारी बातें बताने का मेरा मतलब ये है कि टेंस की आखिर डेफिनेशन क्या होती है। तो टेंस की डेफिनेशन होती है कि क्रिया का एक ऐसा फॉर्म, द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, जो किसी एक्शन का, किसी कार्य का वो टाइम दिखा देता है। जैसे यहां पर किया जाए कि ये कह रहा है कि वर्तमान काल, और वर्तमान काल में कोई काम पूरा हो गया, परफेक्ट कहता है पूरा हो गया, और कंटिन्यूअस कह रहा है कि वो काम चल भी रहा है। यानी वर्तमान काल में क्रिया कुछ भाग तो पूरी हो गई लेकिन काम चल रहा है। तो क्रिया का वह रूप जिससे किसी घटना के समय का बोध होता है उसे हम कहते हैं टेंस।
तो टेंस की बात सबको समझ में आई होगी। टेंस क्या है? तो टेंस की डेफिनेशन होती है, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। यानी टेंस क्रिया का एक ऐसा फॉर्म होता है जो किसी घटना के समय का बोध करा देता है। क्लियर है? अब देखो, टेंस, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। टेंस जब पढ़ेंगे तो टेंस हम कैसे पढ़ते हैं कि जो पहला फॉर्म होता है उसको तो प्रेजेंट कहेंगे, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहेंगे, थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट कहेंगे और कंटिन्यूअस को हम आईएनजी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम टेंसों की बात पढ़ते हैं कि टेंस की डेफिनेशन की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि टेंस के साथ में एक नया शब्द हम पढ़ते हैं। टेंस जो होता है, ये टेंस की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक चीज आती है सीक्वेंस ऑफ टेंस। आप एक दूसरा चीज पढ़ते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है, थोड़ा इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कहीं कहीं बुकों में लिखा होता है टेंस, कहीं पर लिखा होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कहीं पर लिखा हुआ होता है सीक्वेंस ऑफ टेंस। आखिर ये सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है? यानी टेंस की एक श्रृंखला होती है। यानी यूं कहें तो किसी एक टेंस के साथ, जब एक टेंस के साथ में किसी दूसरे टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी इफ ए टेंस इज यूज्ड विद अदर टेंस, किसी एक टेंस के साथ में किसी दूसरे टेंस का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या हो गया? टू यूज अ टेंस विथ अदर टेंस, यानी किसी एक टेंस के साथ में दूसरे टेंस का प्रयोग। अब ये एक टेंस के साथ में दूसरे टेंस का प्रयोग कैसे होता है, अब ये बात इस प्रकार से समझेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने कहा, इफ ही वर्क्स हार्ड, he will pass। तो बेटा देखो, जब हम इस वाक्य में देख रहे हैं तो यहां पर अपने को दो क्लोज दिखाई दे रहे हैं। यहां पर एक क्लोज तो आप देख रहे हैं, यहां तक एक क्लोज है ये, और दूसरा क्लोज आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर दो क्लोज आते हैं। अब मैं बात करूं पहले क्लोज की, तो पहले क्लोज में टेंस को देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है वर्क्स, यानी क्रिया की पहली फॉर्म है, क्रिया की पहली फॉर्म है, और यहां पर जो टेंस आ रहा है वो आ रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं, बिल के साथ में यहां पर दिया हुआ है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी यहां जो टेंस आ रहा है वो आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट। एक वाक्य है और एक वाक्य में दो टेंस दिए गए हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैंने क्या समझाया अभी? मैंने कहा सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब था किसी एक टेंस के साथ में दूसरे टेंस का प्रयोग। जैसे मैंने कहा he had gone before I reached his office। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर भी देखिए एक क्लोज दी गई है आपकी had gone और दूसरा क्लोज है आपका रीच्ड। तो जब हम इस वाले क्लोज में देखते हैं तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है, सॉरी पास्ट परफेक्ट दिया गया है, और यहां जब हम देख रहे हैं तो यहां पर एक दूसरा टेंस आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां प्रयोग कैसे हो रहा है?
पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किसके साथ में हुआ है? पास्ट परफेक्ट के साथ में, या यूं कहूं कि पास्ट परफेक्ट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो रहा है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है किसी एक टेंस के साथ में दूसरे टेंस का प्रयोग। उदाहरण और देखिए, when he knocked the gate, I was sleeping. जब उसने दरवाजा खटखटाया था तो मैं सो रहा था। तो यहां पर देखिए, पहला क्लोज है आपका नोकड़ो और दूसरा क्लोज है आपका वॉज स्लीपिंग। तो देखिए, नोकड़ की जब हमने बात की तो क्रिया का सेकंड फॉर्म मतलब यहां पर तो टेंस कौन सा हो गया आपका? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहां पर क्रिया की सेकंड फॉर्म के साथ में आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आई? तो बात ये हो गई कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किसके साथ में हो रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में हो रहा है। बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं ऐसी। बहुत सारी कंडीशन जब करेक्ट फॉर्म ऑफ जब यूज पढ़ेंगे उस समय आपको इस सारी कंडीशनों की बात करेंगे। तो यहां आपको यह समझना है कि सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है। तो टू अप्लाई ए टेंस विद अनदर टेंस, किसी दूसरे टेंस के साथ में एक टेंस का प्रयोग करना, उसे हम सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी सीक्वेंस ऑफ टेंस को लेकर के। अब बात आती है कि टेंस की परिभाषा की बात हमारी हो गई, ठीक है, और सीक्वेंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेंस होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जो अपना टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट मैं यहां दूंगा आपको कि टेंस जो होते हैं, टेंसों को हम तीन प्रकार से पढ़ते हैं, यानी टेंसों के हम तीन प्रकार पढ़ते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है अपना पास्ट टेंस, और तीसरा होता है अपना परफेक्ट फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है अपना फ्यूचर टेंस। हमने किताबों में पढ़ा है, हमको ये पढ़ाया जाता है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जिसे टेंसों की गिनती में नहीं लिया जाता है। इसलिए टेंसों की संख्या केवल दो होती है, एक तो प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। फ्यूचर एक टेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जब हम टेंस के प्रकार की बात करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो। ठीक है, एक बार सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि टेंस के प्रकार होते हैं कि 2, 3, 4, कोई नहीं, इस प्रकार से। तो टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 2। और फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर को टेंसों की गिनती में नहीं लिया जाता। अब आपके दिमाग में आया होगा कि फ्यूचर को टेंस क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है भाई? फ्यूचर को टेंस नहीं मानने के पीछे क्या रीजन है? तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था कि फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर में हम मॉडल वर्ब पढ़ते हैं। फ्यूचर के अंदर शैल विल का प्रयोग किया जाता है और शैल विल एक मॉडल होता है। और मॉडल के बाद आने वाली जो क्रिया होती है, मॉडल के बाद जो भी वर्ब आती है वो कैसी आती है? इन्फिनेटिव की वर्ब आती है, इन्फिनेटिव वर्ब आती है। और इन्फिनेटिव जो होता है वो नॉन फाइनाइट होता है, यानी इन्फिनेटिव जो होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। अब आपको पता लग रहा होगा कि मैंने नॉन फाइनाइट को पहले क्यों बताया था आपको।
तो नॉन फाइनाइट जो होता है वो ऐसी क्रिया होती है जिसका किसी टेंस से संबंध नहीं होता है, वो टेंस की वर्ब नहीं होती है, उसमें टेंस नहीं होता है। बताइए टेंस कहाँ पर पाया जाता है, टेंस का पता कहाँ से लगता है? तो टेंस का पता किसी वर्ब से ही तो लगता है। लेकिन सेल विल के बाद तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? नॉन फाइनाइट की आएगी, मतलब बिना टेंस की आएगी, जिसमें कोई टेंस नहीं है। इसलिए फ्यूचर को एक टेंस नहीं माना जाता है। और इस प्रकार से टेंसों की जो संख्या होती है वो होती है अपनी 3। तो टेंस अपनी 3 प्रकार का होता है, एक दो प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट और एक पास्ट। दूसरा अपना जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर को हम टेंस नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक टेंस को लेकर के। ये जो टेंस होते हैं, इन प्रत्येक टेंस को हमने 4 भागों में, इनका प्रत्येक का 4 पार्ट पढ़ते हैं। यानी प्रत्येक टेंस को हमने 4-4 भागों में बांट लिया। यानी भाग कौन कौन से? जैसे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट जो होगा, इस प्रेजेंट के 4 पार्ट कर दिए मैंने। कौन कौन से? एक तो इंडेफिनिट कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हो गया कंटिन्यूअस, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका परफेक्ट, और एक चौथा जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सोचिए कि हमने प्रत्येक टेंस को, यानी प्रेजेंट के भी 4 भाग, पास्ट के भी 4 भाग होंगे। हालांकि फ्यूचर टेंस नहीं है, लेकिन इसमें घटनाएं जो होती हैं उनका अध्ययन हम करते हैं, तो फ्यूचर को भी हम 4 भागों में बांट लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो हम क्रियाएं पढ़ते हैं वो 12 टेंसों में पढ़ते हैं। यानी सिंपल, ये घटनाओं के आधार पर, यानी क्रिया के आधार पर, क्रिया के एक्शन के आधार पर, क्रिया के टाइम के आधार पर इन प्रत्येक टेंस को हमने 4 भागों में पढ़ा। एक इंडेफिनिट के रूप में। इंडेफिनिट का मतलब होता है दैट इज नॉट डेफिनिट, जिसमें क्रिया का कोई डेफिनेट पता नहीं रहता है, काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ तो कब हुआ। यहाँ पर किसी कार्य की निश्चितता का बोध नहीं होता है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में कोई काम लगातार चल रहा है, यानी ये किसी कार्य की लगातार जारी रहने का संकेत करता है। परफेक्ट क्या कहता है? परफेक्ट कहता है कि कोई काम पूरा हो गया है, ठीक है, ये किसी कार्य के परफेक्शन को दिखाता है। जबकि परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यहां पर ये दोनों टेंसों का मिश्रण हो जाता है। इसमें क्या होगा कि काम पूरा हो गया, लेकिन काम पूरा होने के बाद भी वो लगातार चल रहा होता है। मैं कह रहा हूं मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूं, अर्थात अब तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते 3 घंटे हो गए। 3 घंटे तक का काम पूरा, लेकिन काम तो चल रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रत्येक टेंस को हमने 4 भागों में बांट लिया होता है, ठीक है। तो यहां तक की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, मुझे उम्मीद है। हमने जो बात की है, रिव्यू कर रहा हूं मैं आपको। टेंस की बात की है। टेंस की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि क्रिया का कोई फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म जो किसी घटना के समय का बोध कराता है, उसे हम टेंस कहते हैं। फिर एक दूसरी चीज आई थी, सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है किसी एक टेंस के साथ में दूसरे टेंस का प्रयोग। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट आ रहा है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के साथ में यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो रहा है। यानी एक टेंस के साथ में दूसरे टेंस का प्रयोग, यही कहलाता है अपना सीक्वेंस ऑफ टेंस। फिर हमने बात किया कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो रियली यदि प्रकार की बात करें, संख्या की बात करें, तो टेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट। और इस फ्यूचर को टेंस की गिनती में नहीं लिया जाता है। और क्यों नहीं लिया जाता, उसके पीछे मैंने रीजन दिया था कि फ्यूचर में सेल और विल मॉडल आते हैं, और मॉडल के बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब आती है जो टेंस से संबंध नहीं रखती है। फिर हमने कहा कि इन तीनों टेंसों को, जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन प्रत्येक टेंस को हमने 4 भागों में बांटा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम। अब हम आगे देखते हैं कि प्रत्येक एक टेंस को
एक एक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें अब मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा, सीधा हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, कि किस प्रकार से। अब आपको बोर्ड क्लास में आपसे बोर्ड में आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछे जाते हैं करेक्ट फॉर्म को लेकर के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न वहां पूछे जा सकते हैं, क्या क्या वो कंडीशंस होती हैं, उन सारी कंडीशन की। अब मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा, अभी वो टाइम नहीं है इस क्लास में आकर के कि राम घर जाता है, श्याम बाजार जाता है, सीता खाना खाती है और माँ खाना पकाती है। इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन में नहीं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये आपने पिछली क्लासों में सीख लेंगे सारी बातें। अब सीधी मैं केवल वर्ब की बात करूंगा कि कौन से टेंस में वर्ब कौन सी आती है और इस वर्ब का प्रयोग कब किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम देखते हैं तो यहां तक की बातें सबने नोट कर ली होंगी, मैं इनको यहां से हटा देता हूं। तो देखिए अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने खूब पढ़ा है, पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। अब कुछ नई चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, एक नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब इस प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन की बात। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है उसकी पहचान कैसे की जाती है। तो देखिए इसकी पहचान के लिए जब हम बात करते हैं, चूंकि ये डेफिनेट टेंस का जो नाम है इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके साथ में कोई अन्य टेंस मिला हुआ नहीं होता, अकेला प्रेजेंट होता है। इंडेफिनिट का मतलब यह होगा कि इसमें किसी कार्य की निश्चितता का बोध नहीं हुआ है कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। और इसकी दूसरी बात है कि इसकी जो एक हिंदी पहचान होती है, हिंदी पहचान एक हिंदी पहचान के आधार पर हम कहते हैं कि प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्राय हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, ठीक है, क्रिया के अंत में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे ता है, जैसे ती है, जैसे ते हैं, ये शब्द आते हैं, ठीक है। हालांकि इसी क्रिया के एक्शन की बात करें तो यहाँ क्रिया की पूर्ण अपूर्णता का बोध तो नहीं होता है, लेकिन हिंदी में जब हम बात करते हैं तो हिंदी के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। अब इसमें जब वर्ब की बात की जाए कि इस टेंस में वर्ब कौन सी होती है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो वर्ब आती है वो आती है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जुड़ा हुआ होगा। क्रिया, अब महत्वपूर्ण चीज यहां से आपकी शुरू हो जाती है कि या तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस होगा। अब ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कब आती है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगता है, मैं उसकी बात करता हूं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है कैसा होगा, सिंगुलर नंबर होगा, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का है, प्लूरल का मतलब बहुवचन का है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर हो गई। यदि कर्ता एक वचन का है, सिंगुलर नंबर है, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन इट विल टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
यदि कर्ता आपका बहुवचन का होगा तो क्रिया की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब बात यह आती है कि कर्ता जब एक वचन का होगा तो क्रिया के अंत में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके पीछे भी इसका एक नियम होता है। एक तीसरे नियम की मैं बात कर देता हूं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं द वर्ब दैट एंड्स विद, ऐसी क्रिया जिनका एंड जो होगा वर्ब एंड्स ओ यू सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड। अब हम ये बात करने वाले हैं कि मान लो कर्ता एक वचन का आएगा, और जब कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया में या तो एस जोड़ेंगे या फिर ईएस जोड़ेंगे। देखो, यहां पर भी एक चीज आपको महत्वपूर्ण समझा देता हूं कि जब किसी नाउन को प्लूरल बनाया जाएगा तो उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम उस नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन यदि किसी वर्ब को प्लूरल बनाया जाए तो चूंकि जो वर्ब होती है वो ऑलवेज प्लूरल ही होती है। किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उस क्रिया में एस या यस जोड़ते हैं। ये उल्टा है, किसी संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए एस या यस जोड़ते हैं, जबकि क्रिया को एक वचन बनाने के लिए एस या यस जोड़ते हैं। और चूंकि कर्ता जब एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और एक वचन बनाने के लिए एस या यस जोड़ते हैं। अब एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जिन क्रियाओं के अंत में द वर्ब दैट एंड्स ओ यू सी एच एस एच डबल एस एक्स जेड, जिन क्रियाओं का अंत ओ यू सी एच एस एच डबल एस एक्स या जेड आदि से होता है, उन क्रियाओं के अंत में ईएस जोड़ा जाता है। ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग बची हुई क्रिया होती हैं, बाकी शेष क्रियाओं के अंत में ऐसे जोड़ा जाता है। अब देखो, उदाहरण देखो, जैसे क्रिया होती है गो। मान लो गो के अंदर आपको एस या ईएस जोड़ना है, तो गो का अंत में है ओ, इसलिए इसमें जोड़ेंगे ईएस। क्रिया मान लो होती है आपके पास में कैच, तो अंत में क्या आ रहा है सीएच, तो जोड़ेंगे क्या ईएस। ठीक है। क्रिया है आपके अंत में फाइंड, मान लो क्रिया है आपकी फाइंड, अंत में क्या आ रहा है डी, तो इनमें से कोई नहीं है तो क्या जोड़ेंगे फाइंड्स। ठीक है। तो बात ये क्लियर, ये कुछ सामान्य सी बातें थी। तो कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी एक वचन की आएगी, मतलब एस या ईएस होगा, और कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया केवल फर्स्ट फॉर्म की आएगी। अब कुछ नकारात्मक वाक्यों की, कुछ नेगेटिव सेंटेंस की भी मैं बात कर देता हूं। जो नेगेटिव वाक्य होते हैं, नेगेटिव,